हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे वाइब्रेशन ऑफ बैलेंस्ड व्हील। एसएचएम की पूरी सीरीज चल रही है। आपने शुरू के वीडियोस नहीं देखे हो तो आपको प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारी घड़ी होती है नॉर्मल, ये तो नहीं, ये तो क्वार्ट्ज का मतलब ये तो डिजिटल है ना, इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मल एनालॉग घड़ी होती है उसमें टिक 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 जो होता रहता है ना, वो ऐसा एक बैलेंस्ड व्हील होता है। ऐसी कॉइल होती है जो कभी टाइट होती है कभी लूज होती है और कुछ ऐसा दिखती है वो साइड से। अगर इस चीज को मैं साइड से दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगी और ये कुछ ऐसे काम करता है। मतलब देखो, ये कोयल है, कछुआ छाप जैसी आती थी वैसी की वैसी कोयल है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो देखो टाइट हो गई, ये टाइट हुई, यहाँ पे टाइट हुई तो इसमें टॉर्क लगा, ये वापस रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करके इसको खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये यहाँ के रुकेगी नहीं, ये ज्यादा खुल जाएगी, लूज हो गई, इधर टाइट हो गई, फिर ये ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। मतलब ये ऐसे इधर 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 ऐसे चलेगी। देखो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऐसे ही चलता रहता है ये। इसमें हमें सीखना है कि कैसे इसके जो ऑसिलेशन है उनको हम एसएचएम कंसीडर करके और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एसएचएम में देखो हमें पता है कि अगर एक स्प्रिंग की नॉर्मल हम बात कर रहे थे, जैसे ये कोई नॉर्मल स्प्रिंग है, इसको आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जैसे जितना जितना आप डिस्प्लेसमेंट देते जाओगे उतना इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता जाएगा। मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स होगा। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा उस डिस्प्लेसमेंट के, मतलब फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलोगे, क्योंकि ये रिस्टोर करना चाहता है, इसको खींचने या एक्सपेंड होने देना नहीं चाहता। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाता है, माइनस एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और स्प्रिंग की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हो 10 अलग अलग तरह की स्प्रिंग के लिए, तो 10 अलग अलग तरह का फोर्स भी डेवलप होगा। मोटी स्प्रिंग के लिए बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा, और एक हेयर स्प्रिंग जो पेन में आती है उस स्प्रिंग में एक्स डिस्प्लेसमेंट में बहुत कम फोर्स जनरेट होगा। तो मतलब स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड नहीं करता। सेम डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग फोर्स हो सकता है। मतलब F इक्वल्स टू के एक्स आता है, और ये के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, मैं इसको रिलेट करूंगा इससे। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब हम इसमें ऐसे घुमा रहे हैं ना इसको, तो हम कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है थीटा की, तो बात आती है टॉर्क की। लीनियर डिस्प्लेसमेंट फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क। तो मतलब जब आप इसको घुमाओगे तो इस स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, और क्योंकि वो वापस पहले जैसा लाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो माइनस में भी होगा। और जितना ज्यादा थीटा, मतलब जितना ज्यादा आप घुमाओगे, जितना ज्यादा इसको घुमाओगे उतना जोर से ये लाने की कोशिश करेगा वापस पहले की तरह। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा। देन अगेन जैसा यहां पर था कि स्प्रिंग पर डिपेंड कर रहा है ना, वैसे ही यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू सी थीटा। और ये क्या आ गया, माइनस का कोई ना कोई एक कांस्टेंट है सी। ठीक है, यहां तक डन है, एक चीज तो ये हमारी डन हो गई। उसके बाद क्या सिस्टम है कि टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, अगर पता नहीं हो तो याद करना पड़ेगा। टो इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, जहां पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा है एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन, जैसे एक्सिलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एंगुलर एक्सिलरेशन होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू टॉर्क। एक तो ये चीज हो गई। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो यहां पे आ गया प्लस का डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। इस आई को इधर भेज दूं मैं, तो ये हो गया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी बाई आई थीटा। और अगर मैं इसको इधर ले लूं तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से इसको मैं कंपेयर कर पाया तो इसका मतलब ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं इनको मैं एसएचएम बोल सकता हूं। और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी एसएचएम की डिफरेंशिएट की टर्म में, वो होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब आप देखो कि यहां पर एक टर्म आनी चाहिए वेरिएबल की, एक पावर वाली यहां पर है, यहां पर दो पावर वाली आ गई, डी स्क्वायर थीटा आ गई। उसके बाद ये सी अपॉन आई क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टाइम पीरियड फिक्स होता है। यानी कि यहां से मैं कंपेयर करके बोल सकता हूं कि ये जो दोनों मैच हुई ना, इसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि यस ये क्या है,
SHM है। और SHM है तो अब हम टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, यही तो होता है। तो ओमेगा निकाले सबसे पहले, तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों को कंपेयर करा, इन दोनों को कंपेयर करा, तो यहां से देखो आप वेरिएबल के पास C/I है, यहाँ वेरिएबल के पास ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू C/I, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट C/I। ये वैल्यू पुट कर दूं क्या मैं इसमें, ये वैल्यू पुट कर दूं तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो T इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या आ रहा है, रूट C/I, यानी कि T इक्वल्स टू 2π रूट में I/C। ये टाइम पीरियड आ गया इसका। मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पर और इसके कांस्टेंट पे जो भी आपको गिवन होगा। और अगर आप समझ नहीं पाओ कि कांस्टेंट दिया है या नहीं दिया है, तो मैं बता देता हूं कि यहाँ से C इज इक्वल टू τ/θ है। यूनिट आपको पता होनी चाहिए, जैसे टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर और थीटा की यूनिट होती है रेडियन। तो ऐसा कुछ आपको दिया होगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये आपको C के बारे में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। नेक्स्ट और वीडियोस आएंगे इसी टाइप के, तो मेक श्योर you subscribe the channel. Thank you. Bye bye.